3 जनवरी 2026। फुएर्ते ट्यूना में वेनेजुएला के राष्ट्रपति खुद को पूरी तरह सुरक्षित मानते हैं। इस किले ने निकोलस मादुरो को आत्मविश्वास और सुरक्षा दी। वहां इतनी सारी सुरक्षा व्यवस्थाएं थी, इतने सारे रास्ते थे, इतने सारे गार्ड और सुरक्षा सिस्टम थे जो सभी उनकी सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। वह इससे ज्यादा गलत नहीं हो सकते थे। कैरेबियन सागर के ऊपर 150 से अधिक अमेरिकी विमान पहले ही कराकास के हवाई क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। इनमें दुनिया के बेहतरीन स्टेल्थ फाइटर, स्ट्राइक बॉम्बर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्लेटफॉर्म और अटैक हेलीकॉप्टर शामिल है, जो कुछ घंटे पहले पश्चिमी गोलार्ध के 20 ठिकानों से उड़ चुके थे। तानाशाह के पास सत्ता में रहने के लिए ठीक 2 घंटे बचे हैं। अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व को इसी तरह अंजाम दिया। लक्ष्य था ह्यूगो चावेस के चुने हुए उत्तराधिकारी निकोलस मादुरो। मादुरो की शुरुआत एक साधारण पृष्ठभूमि से हुई थी। उन्होंने बस ड्राइवर के रूप में काम किया, फिर ट्रेड यूनियन नेता बने और उसके बाद उन्होंने काफी ताकत और प्रभाव हासिल किया। चावेस के शासन में वे नेशनल असेंबली अध्यक्ष, फिर विदेश मंत्री और अंत में उपराष्ट्रपति बने। 2013 में चावेस की मृत्यु के बाद उन्होंने देश संभाला और इसी तरह दक्षिण अमेरिकी देश का धीरे धीरे लेकिन अटल पतन शुरू हो गया। पद संभालने के 1 साल से भी कम समय बाद मादुरो को बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों ने कमी और गिरते जीवन स्तर को लेकर अपनी आशंकाएं और निराशाएं व्यक्त की और राष्ट्रपति से इस्तीफा देने की मांग की। विरोध प्रदर्शन जल्द ही हिंसक हो गए और प्रदर्शनकारियों व कोलेक्टिवोस अर्धसैनिकों के बीच भीषण झड़पें हुई। 43 लोगों की मौत हो गई, सैकड़ों लोग घायल हो गए और लगभग 4000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अगले सालों में हालात और बिगड़ते गए। सत्ता के नशे में चूर और उसे छोड़ने के लिए बिल्कुल भी तैयार न होने वाले मादुरो ने एक तानाशाही सरकार स्थापित की, जो देश पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए नियमित रूप से अवैध और कपटपूर्ण हथकंडों का सहारा लेते थे, जिसमें चुनावी धोखाधड़ी, मानवाधिकारों का उल्लंघन, भ्रष्टाचार और सेंसरशिप शामिल है। जीवन स्तर लगातार गिरता गया, हजारों नागरिक मारे गए और लाखों लोग देश छोड़कर भाग गए। 2024 में स्थिति तब बिगड़ गई जब मादुरो ने राष्ट्रपति चुनाव में जीत का दावा किया, जिसे चुनाव पर्यवेक्षकों, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और लाखों वेनेजुएला नागरिकों ने धोखाधड़ी कहा। इस चरण तक पूर्व बस ड्राइवर के बारे में यह भी माना जाता था कि वह कार्टेलों के साथ मिली भगत में है और कार्टेल डेला सोलास या कार्टेल ऑफ द सन्स जैसे ड्रग तस्करी समूहों से दोस्ती कर रहा है। उसके शासन में दक्षिण अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक पतन हुआ और देश को नार्को आतंकवादी संगठन में बदल दिया, जो दक्षिण अमेरिका, कैरेबियन और अमेरिका में ड्रग्स तस्करी करने वाले आपराधिक संगठनों का समर्थन करता था। इसे और आगे बढ़ने नहीं दिया जा सकता था। ये सिर्फ लोकतंत्र या चुनावी अवैधता नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी गोलार्ध की सुरक्षा और स्थिरता का मुद्दा था। 2020 में अमेरिका ने मादुरो के सिर पर $15 मिलियन का इनाम रखा। 2025 में ये बढ़कर $25 मिलियन हो गया, फिर $50 मिलियन। कुछ महीनों बाद में वॉशिंगटन मादुरो का शासन किसी भी कीमत पर खत्म करना चाहता था, चाहे इसके लिए सैनिक भेजकर जबरन सत्ता छीननी पड़े। यह पारंपरिक आक्रमण नहीं हो सकता था। वेनेजुएला के पास अमेरिका जैसी सैन्य ताकत नहीं है, लेकिन उसके पास कई लाख सक्रिय सैनिक और लाखों मिलिशिया सदस्य हैं, जिन्हें कभी भी तैनात किया जा सकता है। दोनों देशों के बीच पूर्ण पैमाने पर युद्ध लगभग निश्चित रूप से दोनों पक्षों में बड़ी संख्या में हताहतों और एक मानवीय आपदा का कारण बनेगा। पिछले दशक की गिरावट को भी पीछे छोड़ सकने वाली तबाही से बचने के लिए लक्षित निकासी ही एकमात्र विकल्प था। अमेरिकी बलों को तेजी से कार्रवाई कर वेनेजुएला की रक्षा पंक्तियां भेद कर मादुरो को ढूंढकर एक ही रात में हटाना होगा। अपनी राजधानी से कड़ी सुरक्षा वाले राष्ट्राध्यक्ष को निकालना आसान नहीं होगा। मादुरो फुएर्ते त्यूना नाम के किले में छिपे थे, जिसे वह अपना घर मानते थे। इस जगह को सैन्य अड्डा कहना कम होगा। ये एक शहर के भीतर शहर जैसा है। ये वेनेजुएला की सैन्य मशीन का धड़कता दिल है, जहां सेना का मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय और खुद राष्ट्रपति का निवास स्थित है। कई इमारतें, पहरेदारों वाले प्रवेश निकास द्वार,
सुरक्षित घर, बचाव मार्ग, ऊंची दीवारें और विमान रोधी तोपों के साथ ये जगह अभेद्य थी। यही वो जगह थी जहां मादुरो और उसके करीबी, जिनमें ड्रग माफिया भी थे, ऐशो आराम से रहते थे, जबकि जनता संघर्ष और भूख झेल रही थी। लेकिन मादुरो के पास एक खास यांत्रिक फेलसेफ, मजबूत सुरक्षित कमरा था। अगर वह अंदर जा पाता तो शायद वह खुद को भागने की योजना बनाने के लिए पर्याप्त समय खरीद सकता था, या उम्मीद कर सकता था कि मदद पहुंच जाए और उसे कहीं और ले जाया जाए। अगर वे भारी ब्लास्ट दरवाजे बंद हो जाते तो एक सटीक बचाव अभियान एक लंबी खूनी घेराबंदी में बदल जाता। मिशन असफल हो जाता। डेल्टा फोर्स को ताले से पहले वहां पहुंचना था। हालांकि इतनी जटिलता वाले ऑपरेशन को अंजाम देना कोई छोटी बात नहीं है। इसके लिए सबसे सावधानीपूर्वक और सटीक योजना बनानी पड़ती है, हर छोटे से छोटे विवरण तक। वॉल्ट को हराने के लिए अमेरिका ने अगस्त 2025 में डेटा जुटाने का काम शुरू किया। CIA ने वेनेजुएला में एक यूनिट भेजी जिसका मिशन था मादुरो की अधिकतम जानकारी जुटाना। इसमें ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन की निगरानी से लेकर सिग्नल इंटेलिजेंस तक सब कुछ इस्तेमाल किया गया। अमेरिका को उसकी हर छोटी बड़ी जानकारी, जैसे कहाँ सोता, क्या खाता, कब उठता, सब जाननी थी। इस यूनिट को फुएर्ते तियूना की सबसे विस्तृत तस्वीर बनाने का जिम्मा भी मिला था। अमेरिका को मदुरो को पकड़ने के लिए किले की पूरी जानकारी होना जरूरी था, इसलिए उन्होंने महीनों सिर्फ जानकारी जुटाने और मादुरो के सुरक्षित ठिकाने की यथार्थवादी प्रतिकृति बनाने में लगाए। विशेष बलों की टीमें दिन रात ऐसे माहौल में प्रशिक्षण लेती थी और इमारत की बनावट उन्हें याद थी। उन्होंने हर मोड़ और खतरनाक जगह याद कर ली थी। साथ ही मदुरो के बिस्तर से तिजोरी तक कदमों की सही संख्या भी पता थी। महीनों तक विशेष सैनिक गुप्त रूप से मदुरो के परिसर पर हमले की तैयारी करते रहे, जबकि अमेरिका सार्वजनिक रूप से वेनेजुएला के राष्ट्रपति पर दबाव डालता रहा। उसने तट के पास विशाल नौसैनिक बेड़ा इकट्ठा किया, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा युद्धपोत था USS जेराल्ड R. फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर, जो 90 तक विमान और लगभग 4600 नाविकों को ले जाने में सक्षम है। अमेरिकी बेड़े ने वेनेजुएला के करीबियाई तट के पास संदिग्ध ड्रग तस्करी जहाज़ों पर कई हमले किए। मादुरो इस बीच डटे रहे और बंद दरवाजों के पीछे अपने देश को किसी भी और सभी खतरों से बचाने के बारे में साहसिक सार्वजनिक घोषणाएं करते रहे। हालांकि उन्हें पता था कि उनकी सत्ता के दिन सीमित है और 2025 के अंत से पहले मादुरो को अल्टीमेटम मिला। राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन कर आत्मसमर्पण या परिणाम भुगतने का आदेश दिया। एक बार फिर मादुरो ने मानने से इनकार कर दिया और इसलिए 7 दिन बाद 2 जनवरी को वह क्षण आ गया जिसका अमेरिका को इंतजार था। यहाँ स्थानीय समयानुसार रात के 11:46 बजे है। खराब मौसम के बाद आसमान शांत और साफ हो गया है। अब या कभी नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आदेश देते हैं। एक ही पल में 150 से ज्यादा अमेरिकी विमान आसमान में उड़ते हैं। इनमें अत्याधुनिक फाइटर जेट्स जैसे लॉकहीड मार्टिन F-35A लाइटनिंग 2 और F-22A रैप्टर, साथ ही EW विमान जैसे बोइंग EA-18G ग्राउलर सुपरसोनिक बॉम्बर्स जैसे रॉकवेल B-1B लांसर और एयरबोर्न अर्ली वार्निंग विमान जैसे ग्रूमन E-2D शामिल है। हॉकी रिफ्यूलिंग टैंकर भी अपनी रनवे छोड़ते हैं। साथ ही चिनूक और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और कई मानव रहित हवाई वाहन जैसे लॉकहीड मार्टिन RQ-170 सेंटिनल ऑपरेशन भी उड़ान भरते हैं। एब्सोल्यूट रिजॉल्व शुरू हो गया था, लेकिन डेल्टा फोर्स को आगे लाने के लिए अमेरिका को पहले शहर को पंगु करना था। संयुक्त राज्य अमेरिका के ऑपरेटिव्स, जिनमें साइबर कमांड और स्पेस कमांड टीमें शामिल हैं, शहर की बिजली आपूर्ति काटने के लिए गोपनीय तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं। स्थानीय समयानुसार सुबह 2:00 बजे से ठीक पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास अंधेरे में डूब जाती है। ना तो धीरे धीरे, ना ही मोहल्ले दर मोहल्ले, बल्कि एकदम अचानक पूरे शहर के इलाके एक साथ अंधेरे में डूब जाते हैं। बिजली नेटवर्क फेल होते ही रडार स्क्रीनें बंद हो जाती है, संचार टूटता है, वायु रक्षा प्रणालियां दृश्य खो देती है और क्रू घबरा जाते हैं। अब जो होने वाला है वो 2011 में सील टीम 6 द्वारा ओसामा बिन लादेन के पाकिस्तान ठिकाने पर छापे और हत्या के बाद सबसे चर्चित
और जोखिम भरा सैन्य अभियान है। अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। काइनेटिक हमले की अगुवाई बोइंग EA-18 जी ग्राउलर ने की थी। वे अपने उन्नत टैक्टिकल जैमिंग सिस्टम का उपयोग करके शहर को अदृश्य विद्युत चुंबकीय तरंगों से भर देते हैं, जिससे रडार स्टेशनों में गड़बड़ी होती है और जमीन पर जो भी संचार नेटवर्क अभी भी काम कर रहे हैं वे बाधित हो जाते हैं। वेनेजुएला की वायु रक्षा प्रणाली, जिसमें सोवियत S-370 से हवा में मार करने वाली मिसाइल बैटरियां, साथ ही मध्यम दूरी की रूसी बुक M2 प्लेटफॉर्म, पेचोरा 2M बैटरियां और कम दूरी की ईगला S मैनपैड्स शामिल हैं, निष्क्रिय हो जाती हैं। S-300 जैसे सिस्टम भले ही कई दशक पुराने हों, लेकिन क्या वे अब भी दुश्मन के विमानों को गिराने के लिए काफी मजबूत हैं? ग्राउलर रक्षा प्रणाली को जाम करते हुए फाइटर पायलट शहर के ऊपर उड़ते हैं और काराकास के अंदर बाहर कई सैन्य ठिकानों और रणनीतिक लक्ष्यों पर हमला करते हैं, जिनमें मेसेटा दे मार्मो नेवल बेस, ला लुगुएरा पोर्ट, ला कोलोता एयर बेस, पैन अमेरिकाना सबस्टेशन, एल वोल्कैन एंटेना और काजिगल वेधशाला शामिल हैं। ये देश के रक्षा नेटवर्क पर सटीक और सावधानीपूर्वक गणना किए गए हमलों की एक श्रृंखला है, जिसे वेनेजुएला की आत्मरक्षा की क्षमता को निष्क्रिय करने, दुश्मन की पंक्तियों में भ्रम और अराजकता फैलाने के लिए तैयार किया गया है। सबसे जरूरी है हेलीकॉप्टर और विशेष ऑपरेशन टीमों के लिए रास्ता साफ करना, ताकि वे निकासी अभियान शुरू कर सके। काराकास की वायु रक्षा बंद है। शहर की सुरक्षा टूट चुकी है। शहर कुछ देर को अंधेरा और शांत हो सकता है, लेकिन जल्द ही हाहाकार मचेगा। मादुरो और उसके गार्ड अब सब समझ चुके हैं। उनका देश हमले की चपेट में है और जल्द ही अमेरिकी सैनिक फुएर्ते ट्यूना परिसर पर हमला करेंगे। अमेरिका जानता है कि समय बर्बाद करने की गुंजाइश नहीं है। पूरे ऑपरेशन की सफलता या विफलता अगले कुछ मिनटों पर निर्भर है, क्योंकि बस उतना ही वक्त लगेगा मादुरो को अपनी स्टील की तिजोरी, भूमिगत सुरंगों या बंकरों के भूल भुलैया में गायब होने में, या शायद किसी विमान में सवार होकर देश से भागने में। जब तक उसके प्रशिक्षित सैनिक और क्यूबाई बॉडीगार्ड्स अमेरिकी हमलावरों को रोकते हैं, वो भाग सकता है। सौभाग्य से अमेरिका ने इस काम के लिए सबसे बेहतरीन लोगों को तैनात किया है, जिनमें डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव्स भी शामिल हैं, जो दुनिया के सबसे अच्छे प्रशिक्षित और सबसे सक्षम सैन्य कर्मियों में से हैं, जो चिनूक व ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों में फुएर्ते ट्यूना जा रहे हैं। वे रनवे या हेलीपैड नहीं खोज रहे, बस यात्रियों को उतारने की योजना बना रहे हैं। मादुरो के सुरक्षित घर के बाहर वेनेजुएला के गार्ड इंतजार कर रहे हैं। आसमान में अंधाधुंध फायरिंग करते हुए वे एक हेलीकॉप्टर को नुकसान पहुंचाने में कामयाब रहे, लेकिन इतना नहीं कि उसे गिरा सके। रात 2:01 पर सैनिक रस्सी के सहारे परिसर में उतरे। यह उनका पल है। इसी के लिए उन्होंने प्रशिक्षण लिया था। इन्हीं हफ्तों और महीनों की योजना और तैयारी इसी के लिए थी, आगे बढ़ना, तेजी, सटीकता और बेजोड़ अनुशासन के साथ। डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव जमीन पर उतरते ही मादुरो के सुरक्षित ठिकाने की ओर दौड़ पड़े। अपनी नाइट विजन और थर्मल ऑप्टिक्स सक्रिय करते हुए वे घुप अंधेरे परिसर में घुसे और उन कई स्टील के दरवाजों में से पहले दरवाजे के पास पहुंचे, जिनके बारे में कहा गया था कि वे वहां मौजूद हैं। डेल्टा ऑपरेटिव्स ने अंदर घुसने के लिए दरवाजा तोड़ने वाले विस्फोटकों से रास्ता उड़ाया। टीम ने गलियारे और कमरों में आसानी से बढ़ते हुए नकली बेस में बिताए प्रशिक्षण का अच्छा उपयोग किया। हालांकि फुएर्ते ट्यूना में यह उनका पहला मौका है, लेकिन उन्हें यहाँ सब कुछ पहले से पता जैसा लगता है। हर मोड़, दरवाज़ा और चोक पॉइंट का अंदाज़ा रहता है। CIA की खुफिया जानकारी से ऑपरेटिव्स को मादुरो के संभावित ठिकाने का पता चलता है और वे सीधे उसके सोने के कमरे की ओर बढ़ते हैं। पर उन्हें राष्ट्रपति भवन में आज़ादी से घूमने की अनुमति नहीं है। मादुरो के सुरक्षा गार्ड, जिनमें वेनेजुएला और कई उच्च प्रशिक्षित क्यूबाई शामिल हैं, अमेरिकी हमलावरों को रोकने के लिए तैनात है। डेल्टा फोर्स मादुरो के ठिकाने के करीब पहुंच रही है। हर सेकंड उसके गार्ड भाग रहे हैं, हार मान रहे हैं या मारे जा रहे हैं। कुछ सेकंड बचे होते हैं। मादुरो और उनकी पत्नी सुरक्षित कमरे की ओर भागते हैं। राष्ट्रपति के अंतिम गार्ड जमीन पर गिरते हैं और गोलियों व ग्रेनेड धमाकों की आवाज़ गूंजती है। मादुरो अपने स्टील वॉल्ट सुरक्षित कमरे में घुसने और दरवाज़ा बंद करने से बस कुछ इंच दूर ही थे जब डेल्टा फोर्स के ऑपरेटिव्स ने आखिरकार उन्हें पकड़ लिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ने के बाद भी मिशन खत्म नहीं हुआ। मादुरो को भले ही पकड़ लिया गया हो, लेकिन अब भी उन्हें वहां से निकाला जाना बाकी है। इसलिए डेल्टा ऑपरेटिव्स मादुरो के हाथों को जिप टाई से बांधते हैं,
उनके सिर पर एक हुड डालते हैं और उन्हें खींचते हुए निर्धारित एक्सट्रैक्शन पॉइंट की ओर ले जाते हैं, जो दुनिया के दूसरे छोर पर है। डोनाल्ड ट्रंप और उनके करीबी सलाहकार जैसे CIA डायरेक्टर जॉन रैटक्लिफ और विदेश मंत्री मार्को रूबियो स्थिति को अनफोल्ड होते देखते हैं। फ्लोरिडा के पाम बीच में मारे-लागो रिसोर्ट से अमेरिकी राष्ट्रपति शांत हैं और बाद में सेना के अद्भुत कार्य पर टिप्पणी करते हैं। सुबह के शुरुआती घंटे हैं, लेकिन कारकास पूरी तरह जाग चुका है। वेनेजुएला और दुनिया के कई हिस्से इस नाटक को सांस रोके देख रहे हैं। किले के बाहर सरकार समर्थक कोलेक्टिवोस सड़कों पर है। वेनेजुएला के सैन्य कमांडर अगले कदम पर सोच रहे हैं। उनकी रक्षा कमजोर हो सकती है, लेकिन उनके पास अभी भी कुछ सोवियत लड़ाकू विमान हैं जिन्हें वे तैनात कर सकते हैं और मिलिशिया हैं जिन्हें वे जुटा सकते हैं। अमेरिकी बल जानते हैं कि उनके कदमों से खतरा कम हुआ है, लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। उनके लिए अच्छी बात यह रही कि ऐसी कोई कोशिश हुई ही नहीं। अमेरिका के हवाई हमले से देश भर में अफरा तफरी के कारण वेनेजुएला काफी हद तक पंगु सी स्थिति में है। डेल्टा फोर्स के सैनिक मादुरो को हेलीकॉप्टर में बैठाकर तट के पास विमान वाहक पोत की ओर ले जाते हैं। सुबह 4:29। ऑपरेशन के 2.5 घंटे बाद ही मादुरो अमेरिकी विमान वाहक पोत पर जाकर न्यूयॉर्क सिटी के लिए रवाना होते हैं। उस दिन सूरज उगने के बाद पश्चिमी गोलार्ध हमेशा के लिए बदल चुका होता है। राष्ट्रपति ट्रंप टीवी पर आकर घोषणा करते हैं कि वह अपराधी तानाशाह मादुरो को हिरासत में लिया गया है और उन पर न्यूयॉर्क के सॉदर्न डिस्ट्रिक्ट में नार्को, आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चलेगा। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व, जिसे दुनिया के सबसे छोटे युद्धों में गिना जाता है, बेहद सफल रहा। अमेरिका ने बिना किसी अमेरिकी की मौत के अपने सभी लक्ष्य पूरे किए और सिर्फ 7 लोग घायल हुए। वेनेजुएला में दर्जनों वेनेजुएलाई और क्यूबाई सैनिक मारे गए। हवाई सुरक्षा व सैन्य ठिकाने नष्ट हुए और विनाशकारी शासन का नेतृत्व उखाड़ दिया गया। ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व ने दिखाया कि सटीक निकासी अभियान अंधेरे की आड़ में शासन खत्म कर सकता है। लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद अमेरिका ने साबित कर दिया कि उन्हें ये दिखाने के लिए अंधेरे की भी जरूरत नहीं है कि उन्होंने ईरान के सर्वोच्च नेता की दिन दहाड़े एकदम सही तरीके से हत्या कैसे की। अभी अपनी स्क्रीन पर दिए गए वीडियो पर क्लिक करें और हम आपको द बैटलफील्ड शो के अगले एपिसोड में मिलेंगे।